एक हम लोग इलास्ट्रेशन 10 से जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल 2022। इन्वेंट्री का जो कैलकुलेशन है वो 10th अप्रैल को कंप्लीट हुआ, जो कि जबकि इनका ईयर एंड 31 मार्च होता है। द वैल्यूएशन ऑफ व्हिच शोड इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000। मतलब ऐसा है कैलकुलेशन। 31 मार्च को जो ईयर एंड है इनका 31 मार्च 2022, उसका 10th अप्रैल को जो है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है, तब इनका क्लोजिंग स्टॉक आया है 16,75,000। मतलब जो स्टॉक यहाँ कैलकुलेट करना था वो स्टॉक यहाँ कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है एट कॉस्ट, ये कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है एज ऑन द कंप्लीशन डेट, इतने कॉस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, जब तक इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हुआ मतलब 10th अप्रैल तक, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर मेड फॉर 68,750। अब सेल्स बोला है नेक्स्ट ईयर क्यों बोला, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो नेक्स्ट ईयर चालू हो गया, तो बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो बोलने का तरीका है, देखो बोल रहा है कि सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही नेक्स्ट ईयर चालू हो गया, तो उस पीरियड में सेल था 68,750, तो यहाँ पर सेल्स लिखेंगे 68,750, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन है 33.33% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट है हम लोग का 1/3 ऑन कॉस्ट। ये लास्ट क्लास में भी दिखाया था, 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट सेल पे हो जाएगा 1। प्रॉफिट फिक्स रहेगा, सेल वैल्यू 4 हो जाएगा, अगर 3 रुपीज कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, इस बीच में ये सेल हुआ है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, मतलब परसेंटेज है। परचेज फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब वही पीरियड का बता रहा है, इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्टलेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। बोल रहा है कि इन्वेंट्री 90,000 है जिसका कॉस्ट है 90,000, लेकिन उसे लेना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करके, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। As cost less 10% trade discount. During this period, goods were added to inventory at the markup price of 3,000 in respect of sales return. बोल रहा है इसी पीरियड में गुड्स ऐड किया हुआ है स्टॉक में मार्कअप प्राइस में। मार्कअप का मतलब होता है सेल प्राइस में, सेल प्राइस ऑफ 3 लाख मतलब 3,000 का सेल प्राइस का स्टॉक ऐड किया हुआ है सेल्स रिटर्न के तौर पे। मतलब सीधा बात है, इतना घुमा फिरा के बोलने का मतलब बस इतना ही है कि सेल्स में सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड है सेल्स वैल्यू में, जो कि 3,000 रुपीज का है। देख लो वही बोला है, ठीक है। थ्री था मार्कअप मतलब सेल्स वैल्यू प्राइस 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेर certain very old slow moving item costing 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer। बोल रहा है कि इन्वेंट्री लेने के मतलब इन्वेंट्री का कैलकुलेशन मतलब इन्वेंट्री काउंटिंग होने के बाद ये देखा गया कि कुछ इन्वेंट्री है जिसका वैल्यू जो है वो ओल्ड हो गया है, ठीक है, इसलिए स्लो मूविंग मतलब जल्दी नहीं बिकेगा, जिसका कॉस्ट है 11,250, ठीक है। तो स्लो मूविंग आइटम है कितना 11,250, कॉस्ट है मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस 11,250 है, जिसको हमें 5,250 में लेना पड़ेगा। वी शुड बी टेकन 5,250 ताकि ये इंश्योर हो पाए कि ये प्रोडक्ट बिके, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो खराब हो जाता है किसी कारण से डिफेक्टिव हो जाता है वो जल्दी नहीं बिकेगा, तो उसका प्राइस हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो कॉस्ट से भी कम करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली लॉस में बेचना पड़ेगा। 5,250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि इंटरेस्टेड कस्टमर को वो हम लोग पे मतलब बेच पाए, ठीक है। तो फिर इसका राइट ऑफ वैल्यू हो जाएगा, इसे राइट ऑफ करना है कितने से, क्योंकि इसका वैल्यू हमें रखना है 5,250, ठीक है, इसका वैल्यू हमें रखना है 5,250, तो राइट ऑफ वैल्यू कितना होगा बैलेंस करने से पता चलेगा 11,250 माइनस 5,250, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,000 से हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, और इतने वैल्यू में हमें इसे लेना पड़ेगा। Due to heavy flood, certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer। हम लोगों ने सप्लायर से 15,500 का
गुड्स रिसीव किया, कस्टमर को वो डिलीवर करना था, लेकिन फ्लड की वजह से जो सप्लायर है उन्होंने ही टाइम जो है डिलीवरी पीरियड के बाद दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 12,500। मतलब क्या हुआ, फ्लड की वजह से सप्लायर टाइम पे नहीं दे पाए और हम लोग जब कस्टमर को देने गए तो कस्टमर ने ना कर दिया, तो उस गुड्स का जो वैल्यू है जो कि 15,500 का था उसका वैल्यू भी 12,500 हो जाएगा। नहीं बिका ना, मतलब टाइम पे नहीं दे पाए, तो अब इसका वैल्यू भी हमें कम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा बोल रहा है। तो कॉस्ट है 15,500, ठीक है। ये फ्लड के वजह वाला इंसिडेंट, फ्लड वाला इंसिडेंट, कॉस्टिंग जिसका 15,500 था, कस्टमर नहीं लिया तो उसे हमें वैल्यू करना पड़ा 12,500 पे। तो कितने से राइट ऑफ करना, 3,000 से हमें उसे राइट ऑफ करना पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, हो गया। फिर बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बस हमें इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करने बोला है फॉर 31 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हम यहाँ पर इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम जैसे मैंने सिखाया था उस तरीके से करेंगे। पर्टिकुलर नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में दो है तो एबनॉर्मल को थोड़ा ऊपर लिखेंगे। एबनॉर्मल का दो पार्ट करेंगे, एक फ्लड के वजह से और एक हो जाएगा स्लो मूविंग, स्लो मूविंग और एक डिफेक्टिव कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टू। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, हमें यहाँ का स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो अगेन हमारे पास ये मतलब लास्ट डेट का अवेलेबल है, मतलब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे ओपनिंग में जाना है तो फिर से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वही वाला, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेस, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले लेंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग यानी कि ये वाला 10th अप्रैल वाला, तो स्टॉक एज ऑन 10th। टोटल कितना है 16,75,000, पहले यहाँ पर लिखो। अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल देखेंगे, तो एक तो 15,500 फ्लड वाला जिसको हम यहाँ पर डिफेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग का स्लो मूविंग आइटम 11,250, ठीक है। तो फिर नॉर्मल आइटम कितना है, तो 16,75,000 था, उसमें से 15,500 को अलग है, 11,250 का अलग है, मतलब दोनों का कंडीशन अलग है। तो फिर नॉर्मल आइटम है 16,48,250, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग सीओजीएस को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर राइट ऑफ भी करेंगे, राइट ऑफ, क्योंकि ये वैल्यू लिखा तो है लेकिन इस वैल्यू में तो ले नहीं सकते हैं। राइट ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम, क्योंकि हमें तो यहाँ पर कॉस्ट में लेना है ना, इसका कॉस्ट सही है, इसका कॉस्ट सही नहीं है। स्लो मूविंग वाले का कॉस्ट हम लोग राइट ऑफ करके 5,250 लेने वाले हैं, तो ये 6,000 से राइट ऑफ हो जाएगा और ये राइट ऑफ हो जाएगा 3,000 से। तो पूरा स्टॉक में से इसका वैल्यू कितने से कम हो जाएगा, 9,000, ठीक है। 6,000 और 3,000, तो ये हो गया कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे सीओजीएस, ठीक है, सीओजीएस। तो अब देखते हैं कितना हुआ है सीओजीएस। पहले हम लोग नॉर्मल वाला लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कितना सेल हुआ है, नॉर्मल जो सेल हुआ है वो है हम लोग का 68,750। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू 68,750, माइनस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट, ठीक है। 68,750 माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो कि है 1/4,
नॉर्मल प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल, सेल वैल्यू है तो इसका 1/4 ही लेंगे। लेकिन ये पूरा नहीं बिका, इसमें से कुछ रिटर्न हुआ था जो कि 3000 था, यहाँ पर बोला था, तो 3000 पहले रिटर्न करना पड़ेगा, फिर ना हम लोग प्रॉफिट लगाएंगे। पहले रिटर्न, ठीक है, नेट सेल करना पड़ेगा ना, तो रिटर्न, रिटर्न हम लोग का 3000, तो 3000 रिटर्न करने से ये हो गया 65,750। फिर यहाँ से लेस कर देंगे प्रॉफिट 1/4, 65,750 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 16,438, पॉइंट हटा के हम दे रहे हैं, तो -65,750, तो ये हो जाएगा 49,312, 49,312, यहाँ पर लिखा है 49,312, मतलब इसका कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये 49,312 हो गया। अब यहाँ से ये माइनस करते, ये हम लोग का ऐड हो जाएगा, सॉरी इसका कॉस्ट बोल रहा है, इसका कॉस्ट, ये जो 65,750 इसका कॉस्ट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में था 16,48,250, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर देंगे 49,312, तो ये हम लोग का हो गया 16,97,562, ठीक है। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 11,250, ये इसका जो वैल्यू है वो हमें निकालना पड़ेगा। 11,250 में -6,000 हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट वैल्यू हो गया यहाँ पर 5,250, ठीक है। ये इसको हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हैं, और यहाँ पर 3,000 माइनस होने से ये बन जाएगा 12,500, और ये कितना बन जाएगा 16, यहाँ पर ये वाला भी आ जाएगा, ये 49,312, तो 16,750,000 -9,000, टोटल में से इतना राइट ऑफ हो गया स्टॉक का वैल्यू, प्लस यहाँ पर जो सेल वाला उसका COGS, तो ये हो गया 17,15,312, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक, और प्लस उसके साथ ये देखो ये वाला COGS ऐड कर दिया। अब लेस करेंगे परचेस, ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल, टोटल स्टॉक अवेलेबल। तो पहले से इतना था, और जो सेल किया, अगर वो सेल नहीं होता तो हमारे पास इतना स्टॉक था, क्योंकि हम लोग तो बैक में आ रहे हैं ना, कि मेरे पास इतना स्टॉक था, मुझे पता करना यहाँ पर कितना था, तो सेल किया तो स्टॉक गिर गया होगा, जब यहाँ पर काउंट किया मतलब डिक्रीज हुआ होगा, तो सेल को ऐड करना पड़ेगा, तो सेल को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये स्टॉक में बाइफरकेट किया, दो तरीके का हमारे पास स्लो मूविंग आइटम था। तो अब 11,250 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, बट उसे 6,000 कम करके लेना है, तो इस तरीके से, तो हमारे पास अभी जो स्टॉक अवेलेबल है उसका टोटल वैल्यू इतना है, जिसमें से ये जो है नॉर्मल स्टॉक है, ये दो जो है एबनॉर्मल स्टॉक है। फिर यहाँ से लेस करना पड़ेगा परचेज, ठीक है। तो परचेज भी नेट परचेज लेंगे, तो परचेज का वैल्यू है 90,000, लेकिन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करना पड़ेगा, तो 90,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा 9,000, मतलब 81,000, तो ये यहाँ से क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, 81,000। अब क्योंकि इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, तो सीधा ये नॉर्मल वाले कॉलम में चला जाएगा, फिर इसको चेक करते देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आ गया 5,250, ये आ गया 12,500। अच्छा, ये आ गया हम लोग का माइनस करने से, इसको पहले कर लेते हैं 81,000, तो ये हो गया 16,34,312, 16,97,562 minus 81,000, 16,16,562, 16,16,560, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो 16 लाख मतलब टोटल स्टॉक ये वाला होगा 16,34,300, देख लीजिए 310 किया, वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेशन के वजह से हुआ होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेशन, यानी कि ये जो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन मैंने किया ना, उस वजह से हुआ होगा, इन्होंने तो पूरा डायरेक्टली कर लिया है, ठीक है। तो जो भी हो, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर ठीक ही है। वो बिकॉज ऑफ
अप्रोक्सीमेशन मेरा 2 आया, इनका 10 आया लास्ट में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 16,34,300। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टॉक निकालना था, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन मार्क था, तो सीधा बात है ये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो बीच में अगर सेल हुआ है तो ये वैल्यू कम हुआ है, तो मुझे यहाँ का पता करना है, तो सेल को ऐड करना थी, बट सेल को क्लोजिंग स्टॉक जो कि कॉस्ट में दिखता है उसमें कैसे ऐड करेंगे, उसके सीओजीएस के साथ परचेस हुआ तो स्टॉक बढ़ गया, तो परचेस लेस करना पड़ेगा। तो वही किया है, परचेस लेस किया है, सीओजीएस ऐड किया है। तो परचेस में ट्रेड डिस्काउंट बोला था तो वो लेस करके दिखा दिया, और सीओजीएस में रिटर्न था तो नेट जो हम लोग का सीओजीएस आएगा सेल्स वैल्यू के हिसाब से वही दिखाएंगे। और हम लोग का जो पहले से स्टॉक था उसमें ये दोनों पॉइंट को एडजस्ट कर दिया। अब जो स्टॉक का वैल्यू को हमें कम करने बोला हम लोगों ने कर दिया। ओरिजिनल इतना इतना कॉस्ट था, ये एनआरबी। अब ये सब कुछ भी बिका नहीं है। ये जो इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, जो डे 1 क्लास किया था, वहां पर हम लोगों ने इसको जीरो दिखाया था। अब ये मत सोचो यहाँ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ये डिफेक्टिव या स्लो मूविंग आइटम जो है ये सोल्ड आउट नहीं हुआ, होता तो ये भी जीरो आ जाता, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला कैसे बना। यहाँ पर बोला है कि एक ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च वो अपना अकाउंट बनाता है। फिर यहाँ पर बोला ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2022। तो 15 अप्रैल 2022 तक किसी तरीके का स्टॉक टेकिंग पॉसिबल नहीं हुआ है। ऑन फिर यहाँ पर बोला ऑन विच डे टोटल कॉस्ट, मतलब टिल मतलब उतने दिन तक नहीं हुआ, बट 15 अप्रैल को जब स्टॉक टेकिंग किया गया वो कैलकुलेट होके आया है 50,000, ऐसा बोला, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर एस्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च से 15 अप्रैल। सेल्स 41,000, यहाँ पर लिख देंगे सेल्स हुआ है 41,000, ठीक है। अब इसमें बोला है कैश सेल। तो सेल तो देखो, कैश सेल होने से भी स्टॉक मेरा कम होगा, क्रेडिट सेल होने से भी स्टॉक मेरा कम होगा। तो यहाँ पर कैश सेल से कोई मतलब है नहीं, वो ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। परचेज में भी बोला है 5034, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 5034। अब परचेज में भी हमारा जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैश परचेज और क्रेडिट, दोनों ही केस में हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ता है। सेल्स रिटर्न है 1000, ये लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न 1000। तो हम लोग नेट सेल निकालेंगे। इसके अलावा बोला है 15 मार्च को गुड्स वैल्यू 10,000 वेर सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस टू ए कस्टमर। 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को 10,000 रुपीज का सेल हुआ है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, अप्रूवल बेसिस का सेल हुआ, ठीक है। फिर क्या बोला है द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, ठीक है, अप्रूवल का पीरियड है 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक 10 मार्च से लेके हमें 4 वीक तक काउंट करना है। सॉरी 15 मार्च, मैंने 10 मार्च, 15 मार्च से 4 वीक काउंट करना है, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तक एक हफ्ता, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक फिर 2 हफ्ता, 29, 30, 31, 32, सॉरी 31 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 11 अप्रैल आ रहा है, ठीक है। 11 अप्रैल हो रहा है अप्रूवल डेट, ठीक है। अगर 4 वीक काउंट करते हैं तो अप्रूवल डेट आ जाता है 11 अप्रैल। अप्रूवल डेट ये आ गया 11 अप्रैल, मतलब लेना है कि नहीं लेना 11 अप्रैल तक बता देना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग फॉर ही रिटर्न, मतलब जिस कस्टमर को दिया था उसने रिटर्न कर दिया 40% गुड्स ऑन 10 अप्रैल को, ठीक है। तो उसने 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिया है, इसमें से रिटर्न हो गया है, ठीक है। रिटर्न हो गया है कितना, 40%, रिटर्न हो गया है 40%, दैट इज 4,000, ठीक है। 4,000 का स्टॉक इन्होंने रिटर्न कर दिया। और
अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वाज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल, बाकी लेने के लिए हाँ बोल दिया और 16 अप्रैल को बिल बना, ठीक है। और इसमें से अप्रूव्ड 10,000 का 60% यानी 6,000, ठीक है। और बिल बिल बना 16 अप्रैल को, मतलब सेल बोल के हम लोगों ने इसे 16 अप्रैल को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, बिल इस डेट को। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च, ट्रेडर ने 8,000 का गुड्स मार्च में खरीदा था, ठीक है। 8,000 का गुड्स खरीदा था, ठीक है। ये 8,000 का गुड्स किस हिसाब से खरीदा था? कंसाइनमेंट में बेचने के लिए, फॉर सेल एंड कंसाइनमेंट। 20% जो है वो 31 मार्च के अंदर ही बिक गया, ठीक है। तो 20% का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, 20% हो गया है सेल यहीं पर, ये 31 मार्च के अंदर, तो ये तो उस पीरियड में आ ही नहीं रहा है। अनदर 50% बाई 15 अप्रैल, और बाकी 50% 15 अप्रैल के बीच में सेल हुआ। अब इस बीच में एक सेल और हुआ है, ठीक है। 8,000 का 50% 15 अप्रैल के बीच में सेल हुआ है, मतलब 4,000 का कॉस्ट का गुड्स बिका है, ठीक है। लेकिन बोला है दिस सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल, मतलब इस टोटल सेल में ये सेल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इतना बोला है। हम लोग को यहाँ का स्टॉक कैलकुलेट करके देना है। ओपनिंग और हमें फिर से ओपनिंग निकालना है, मतलब हमें फिर से रिवर्स में आना है, ठीक है। तो मेरे पास ये स्टॉक दिख रहा है, बट मुझे ये बताना है कि 31 मार्च को मेरे पास कितना स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक as on 31st March 2020। सबसे पहले हम लोग ये वाला स्टॉक लिखेंगे जो हमारे पास है 15 अप्रैल को, स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2020। 50,000। अब ये जो परचेज हुआ है या जो सेल हुआ है, तो जो भी सेल है वो सेल का सीओ, सेल होने की वजह से यहाँ पर जब स्टॉक काउंटिंग किया है तो ये वैल्यू कम दिख रहा है, मुझे यहाँ का निकालना है, तो मुझे सेल को ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर सीओजीएस, ठीक है। तो सीओजीएस, ये सेल जो है नेट सेल निकालेंगे, सीओजीएस हो जाएगा, सेल्स वैल्यू है 41,000 लेस रिटर्न 1,000, तो यहाँ पर कितना हो गया 40,000। फिर उसमें से लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और इनका ग्रॉस प्रॉफिट बताया था क्वेश्चन 20% ऑन सेल है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा 800, 3,200, ये एक सीओजीएस हो जाएगा। तो इसको हम आउटर में लिखते हैं, यहाँ पर हो गया 3,300। और देख रहे हैं कोई सेल है कि नहीं। तो एक और सेल है, ये कंसाइनमेंट वाला, ठीक है। और एक अप्रूवल वाला। कंसाइनमेंट वाला जो सेल है वो बोल रहे हैं इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, मतलब उस सेल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया ही नहीं, मतलब उसका इम्पैक्ट यहाँ आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आया नहीं है, तो फिर उस इस सेल की वजह से ये स्टॉक कम नहीं हुआ है, तो फिर हमें उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल बोल रहा है इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं था तो इसका कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी ये अप्रूवल बेसिस वाला सेल, ये देख लेते हैं। ये अप्रूवल बेसिस वाला जो सेल है वो सेल हुआ, तो अब सेल हुआ तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल जो हुआ है फिर उसका हमें सीओजीएस दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल वाला, इसका तो हमें अलग से ही बताया कि 10,000 रुपीज वाला जो सेल है उसमें 40% इन्होंने रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल, तो वो ये स्टॉक काउंटिंग में आ गया। और जो अप्रूव्ड किया है उसका हम लोगों ने सेल एंट्री अब किया होगा, ठीक है। तो अगर सेल एंट्री अब किया है, कब किया होगा? जिस दिन अप्रूवल आया, यानी कि
11 अप्रैल को। तो सेल अगर इस डेट पे हम लोगों ने सेल एंट्री किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब अप्रूवल बेसिस पे बेचा है और जब इन्होंने मतलब 31 मार्च आया होगा तब हम लोगों ने रिवर्स एंट्री दिया होगा, डेटर टू सेल दिया था, फिर उसके बाद सेल्स टू डेटर कर दिया होगा, रिवर्स एंट्री। अब अगर इन्होंने खरीदा है तो फिर से हमें एंट्री देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था ना कि अप्रूवल बेसिस सेल में क्या एंट्री होता है, हम लोग नॉर्मल सेल की तरह ही एंट्री करते हैं, तो डेटर टू सेल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसे रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, अगर मेरा ईयर एंड आ जाता है, ठीक है। अब स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ तो हम क्लोजिंग स्टॉक वाला एंट्री नहीं दिखा रहे, तो सेल्स टू डेटर कर दिया। अब फिर से अगर ले रहे हैं तो डेटर टू सेल होगा 11 अप्रैल को, तो इसका मतलब 50,000 पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, फिर इसका सीओजीएस भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस, ठीक है। अप्रूवल बेसिस पे जो बेचा था उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो 6,000, 10,000 का 60%, यानी 6,000 माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा 1,200, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,800, ठीक है। ये हो जाएगा 4,800। अच्छा, ये 40,000 होगा, ये 32,000, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब इसको एक बार ऐड कर ले, मतलब ये वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला में है क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजी, फिर परचेज लेस करेंगे, तो 50,000 प्लस 32,000 प्लस 4,800, 86,800, इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। अब परचेज करने से स्टॉक बढ़ा है, लेकिन हमें तो प्रीवियस डेट का निकालना है, तो परचेज की वजह से जितना स्टॉक बढ़ गया उतना उतना परचेज से हमें स्टॉक को माइनस कर देना चाहिए, तो परचेज, ठीक है। तो देखते हैं परचेज वाला स्टॉक कितना है, तो परचेज है 5034, ठीक है, तो 5034 ये लेस हो जाएगा। और क्या लेस होगा, यहाँ पर हम लोगों का कंसाइनमेंट में 50% स्टॉक बिका, 20% पहले ही बिक गया, तो बाकी जो बचा वो कितना है, वो है 8,000 का जो है 30%, ठीक है। बाकी जो स्टॉक बचा वो 8,000 का 30% होगा, वो स्टॉक जो है यहाँ पर काउंटिंग में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग में किया होगा 8,000 का 30%, यानी 2,000, क्योंकि ये कॉस्ट में दिया हुआ था, ठीक है। 8,000 का 30% यानी कि 2,400, तो ये अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है। तो ये किसके पास पड़ा हुआ होगा, कंसाइनी के पास, ठीक है। लेकिन भले ही कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जब अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये देखो ना, ये बोला था कि इन्होंने द ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रेडर खुद कंसाइनी है, सोचो ट्रेडर ने रिसीव किया है गुड्स, इतना आता, उसको कंसाइनमेंट में बेचने के लिए किसी ने गुड्स दिया है, मतलब ये यहाँ पर खुद कंसाइनी है, ठीक है। जिसमें से इसने 20%, तो जिस पीरियड में बेचा उस पीरियड में इसे काउंट करना ही नहीं था, और 50% जो बेचा है वो तो इस सेल में इंक्लूडेड है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो बचा, वो ये जो 2,400, अब ये तो इसका स्टॉक है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड हो रखा है, क्योंकि ये अगर यहाँ से परचेज हुआ था तो इसमें तो इंक्लूडेड हो रखा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंसाइनी है ना, क्योंकि इसने गुड्स रिसीव किया, तो यहाँ पर लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो जो अपना स्टॉक है नहीं वो क्यों दिखाएगा, ठीक है। ये तो कंसाइनी की तरह काम कर रहा है, तो ये 2,400 का स्टॉक इसका है ही नहीं, ठीक है। तो 8,000 का हम लोग कितना करेंगे, 30%, तो ये इसका स्टॉक है ही नहीं, तो ये इतने का हमें लेस कर देना है, क्योंकि ये इंक्लूड हो गया होगा, क्योंकि जब परचेस यहाँ हुआ है तो ये ऑलरेडी इंक्लूड होके यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमें लेस कर देना है। तो 86,800 माइनस 5,034 माइनस 2,400, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 79,366। तो मेन मेन जो भी क्वेश्चन था ये हम लोग का हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चन है फीफो लीफो, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो फीफो लीफो में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा नोट्स लिखवा देते हैं एक बार फिर, ठीक है। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड, ठीक है। इन्वेंट्री को हम लोग एसेट बोलते हैं, मतलब करेंट एसेट बोलते हैं। और इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कब हम लोग इन्वेंट्री को एसेट बोलते हैं? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। बी, इन द प्रोडक्शन फॉर such sale. C, for consumption in the production of goods or services for sale ब्रैकेट में इंक्लूडिंग stores, spares, consumables, etc. Second option. ठीक है, देखो इसके बाद फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्स इंक्लूडिंग स्टोर्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्री, पहले लिख लेते फिर समझाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ट्रेडिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ये रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं समझने के लिए, मतलब शॉर्ट में यूज थे स्टोर्स एंड स्पेयर्स। पैकिंग मटेरियल, और यहाँ पर स्टॉकिंग है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज
तो यहाँ पर इन्वेंट्री देखो, दो लोगों का इन्वेंट्री हो सकता है, जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं उनका, यानी मैन्युफैक्चरर का, ट्रेडर का, यानी कि जो किसी और से गुड्स खरीद के किसी और को बेचते हैं, तो उनके पास जो स्टॉक रहता है उसको बोलते हैं, मतलब जो इन्वेंट्री होता है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ट्रेडेड गुड्स होता है। और जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो फिर रॉ मटेरियल, जैसे मान लो किसी का जो है बिस्किट बनाने का फैक्ट्री है, तो उसके पास रॉ मटेरियल क्या होगा, जैसे कि आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब उसका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, WIP। अब सारा बिस्किट्स कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बिस्किट्स जो है मतलब ईयर एंड हो गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रोज ही रोज सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। WIP मतलब वैसे बिस्किट्स देखो बन जाना चाहिए, वो तो पेरिसेबल आइटम है ना, आधा बना हुआ बिस्किट तो हो नहीं सकता। जैसे मान लो किसी का गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब सारा गाड़ी थोड़ी ना ईयर एंड में कंप्लीट होगा ही होगा, कुछ बन जाता है, कुछ आधा अधूरा रहता है, तो WIP, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो वो भी स्टॉक होता है, आधा फिनिश, आधा बना हुआ गुड्स, और फिनिश गुड्स जो कंप्लीट हो गया वो भी स्टॉक होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके पास स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी होता है, ठीक है, तो वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स भी उनके लिए हो जाएगा स्टॉक। और पैकिंग मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल चाहिए वो भी उनको रखना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। अब स्टॉक का क्या डेफिनेशन है, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्टॉक का मतलब ये होता है जो हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे ट्रेडर, ट्रेडर जो भी गुड्स खरीदता है, जैसे कि मान लो ग्रोसरी शॉप में जितने भी आइटम होते हैं, तो वो ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी और से वो गुड्स खरीदते हैं, किसी और को जो है वो गुड्स बेच देते हैं। इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, बोल रहा है कि, या फिर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो फिर जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, या उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ऐसी चीजों को भी हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल। फिर बोल रहा है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, यानी रॉ मटेरियल, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, एटसेट्रा, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल, उसका WIP मतलब आधा बना हुआ गुड्स, फिनिश गुड्स, और जो स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और पैकिंग मटेरियल है, ये सब उसका स्टॉक होगा। और ट्रेडर के लिए उसका ट्रेडिंग गुड्स, मतलब जो गुड्स वो बेचना चाहता है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ट्रेडिंग एंड PL, ठीक है। अगर हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन सही नहीं करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग में आंसर गलत आएगा, बिकॉज ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिखता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू नहीं होगा तो GP गलत आएगा, क्योंकि ये रहा ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेल्स, यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ वो लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो परचेज है वो लिखते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहाँ पर ये वैल्यू गलत आया बाई चांस, तो यहाँ पर ये भी गलत आएगा, और जैसे ही GP गलत आया सेम तरीके से हम लोग यहाँ GP से ही नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो वो भी गलत आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग क्यों इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना इतना जरूरी है, ताकि हम लोग अपने इनकम को जो कि ट्रेडिंग PL में दिखता है उसे सही कैलकुलेट कर पाए। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट में भी तो ये लिखा जाता है, तो अगर हम लोग जो है अपना इन्वेंट्री को ठीक नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को सही नहीं लिखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत दिखेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे इट हेल्प्स इन लिक्विडिटी एनालिसिस, ठीक है। ये लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए हमें हेल्प करता है। लिक्विडिटी एनालिसिस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करंट रेशियो जब हम लोग बनाते हैं, तो करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी करते हैं, तो करंट एसेट में हमारे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत किया तो लिक्विडिटी मेजर करने के लिए जो रेशियोज वगैरह का यूज होता है, लाइक करंट रेशियो, वो भी हम लोग गलत फिर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये इसी वजह से हमें जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना पड़ता है। एंड फोर्थ पॉइंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस।
स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मतलब ये मैंडेटरी है कि हम लोग वैल्यूएशन करें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मतलब करना जरूरी है, ठीक है। मतलब लॉ के साथ एक्ट पर होने के लिए भी हमें इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करना है। और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवर वैल्यूएशन। ये मैंने पार्टनरशिप में भी बता दिया है कैसे होता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल लीड टू ओवर स्टेटेड ऑफ इनकम एंड ऑल्सो, ठीक है। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यूड कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस शीट में भी, जैसे बैलेंस शीट में मुझे दिखाना था सपोज क्लोजिंग स्टॉक 200 दिखाना था, मैंने गलती से 300 दिखा दिया, तो मेरा जो मतलब स्टे एसेट है वो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और जो हम लोग का प्रॉफिट है वो भी ज्यादा दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक मान लो 200, परचेस लिख दिया 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिया 100, और इधर सेल्स लिख दिया है 1000, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 200, तो यहाँ पर मेरा जीपी कितना आएगा, ये 1200 और ये हो गया यहाँ पर ये 600 आ जाएगा जीपी, ठीक है। और अगर हम लोग ये सारी चीजों को फिक्स रखेंगे कि बाकी चीजों में हमारा कोई गलती नहीं हुआ, लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, हमारा गलती कहाँ पर हुआ है, हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को 300 दिखा दिया, तो ये देखो ये 1300 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का 700, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वही हम बता रहे हैं। और ओपनिंग स्टॉक में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल से तुम लोग खुद भी बना के देख सकते हो। तो ओवर वैल्यूएशन हुआ तो इस तरीके से होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने ओवर वैल्यूएशन की जगह अंडर वैल्यूएशन कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, तो फिर ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब सीधा बात है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट उसके साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट जो है वो भी कम हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का भी लिखते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक विल लीड टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लीड टू अंडर स्टेटेड profit, understated of income and also, अच्छा सिर्फ इनकम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्लोज सॉरी ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है वो कम होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो जाएगा तो प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब गलती से अगर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हम लोग का कम हो जाएगा। जैसे सिंपल यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 100 लिखना था और इधर मान लेते 1000 का सेल था और ये 200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 1200, तो यहाँ पर आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये हम ले लेते हैं 900, ठीक है, तो ये हो गया 400। और अगर हम लोगों ने ये ऐसा ही है, ठीक है, ये 1200 और यहाँ पर हम लोगों ने गलती से इसे 800 लिख दिया, ठीक है, तो ये 1200, ये 400 हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 300, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग का बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो वो तुम लोग खुद से चेक करके देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल देके ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि रिलेशन ऐसा है। अब प्रॉफिट ये स्टॉक के साथ सीओजीएस का भी रिलेशन देख लो। सीओजीएस का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तो प्रॉफिट
बढ़ जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ अगर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ अगर क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तो प्रॉफिट हम लोग का कम हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इसको बताते फिर से क्यों लिखा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट बढ़ेगा, अंडर वैल्यूएशन होने से कम होगा। अब इसके साथ सीओजीएस का भी रिलेशन होता है, जो इस केस में सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसका भी लिखते हैं यहाँ पर सीओजीएस। सीओजीएस सीओजीएस के साथ क्या रिलेशन है? तो सिंपल सा बात है, अगर मेरा प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा, तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सीओजीएस मेरा कम होगा, ठीक है। जहां भी प्रॉफिट बढ़ेगा देखो तो इसका मतलब कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी ये कॉस्ट कम होगा और इसमें सीओजीएस बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल से हम एक दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग ले लिया, यहाँ पर मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक 100, परचेज 300, डायरेक्ट एक्सपेंस 200, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया सेल्स 800, क्लोजिंग स्टॉक 300, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 1100, और यहाँ पर 1100 और ये हो गया 500, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 500, ठीक है। तो इस केस में सीओजीएस कितना आएगा? इस केस में सीओजीएस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 100 प्लस 300 प्लस 200 माइनस 300, यानी सीओजीएस हो जाएगा हम लोग का 300, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 300, और यहाँ पर ये 300 हुआ। अब देखो, मान लो कि हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कर लेते हैं बाई चांस, यहाँ पर मेरे से 400 हो गया, तो इसका टोटल हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ये भी 1200 होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। तो यहाँ भी सीओजीएस कितना हो रहा है? सीओजीएस तो 300 नहीं, यहाँ पर सीओजीएस चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 + 1 6 -4 200, ठीक है। तो अगर मेरा ये देखो, मेरा प्रॉफिट 500 था तब सीओजीएस 300 था, प्रॉफिट 600 हुआ, सीओजीएस 200 हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ने से, ठीक है। देखो तीनों रिलेशन दिख रहा है। अगर सीओजीएस, ये क्लोजिंग स्टॉक को मैंने चेंज किया, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब 400 था तब सीओजीएस था 200, क्लोजिंग स्टॉक जब 400 था तो सीओजीएस था हम लोग का 200। यानी ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक जब 300 था, सीओजीएस भी 300 आया और प्रॉफिट आया 500, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब हम लोग का 400 हुआ, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 400 हुआ, सीओजीएस हो गया 200। देखिए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से सीओजीएस जो है वो कम हो गया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से सीओजीएस कम हो गया, और प्रॉफिट देखो बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है। तो इतना तो देखो एग्जाम टाइम पे इस तरीके से करके तो नहीं ये समझने के लिए, लेकिन सिंपल सा तरीका है, अगर मेरा कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कॉस्ट कम हो रहा है, ये कंसेप्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये कुछ पॉइंट मैंने बता दिया, ये हमें मे बी एमसीक्यू वगैरह में काम आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब जो चीज हम लोग अगर कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसका परचेस प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में, या फिर उसके साथ और अदर कॉस्ट, ठीक है। तो ट्रेडर के लिए भी बस कन्वर्जन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई ग्रोसरी शॉप वाला है तो वो अपना स्टॉक परचेस करके ला रहे हैं, परचेस करते वक्त उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है ना, जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो कैरेज वगैरह वो चीज, ठीक है। और कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए भी कैरेज वगैरह हो सकता है, रॉ मटेरियल लेके आने का खर्चा। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड on acquisition of goods
including tax. It includes direct labor or direct expense. It includes cost incurred in bringing the inventory to their present लोकेशन। ठीक है, तो अदर कॉस्ट में वो सारा कॉस्ट जो इन्वेंट्री को, चाहे कैसा भी इन्वेंट्री हो, रॉ मटेरियल हो, स्पेयर पार्ट्स हो, पैकिंग मटेरियल हो, इन्वेंट्री कितने तरीके का हो सकता है हम लोगों ने बताया, WIP हो या फिर ट्रेडेड गुड्स हो अगर ट्रेडर है, तो वो सारे चीजों को जो है प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का जो भी खर्चा उसे अदर कॉस्ट में लाते हैं। जैसे ट्रेडिंग में तुम लोग लिखते हो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे लिखते हो, अदर कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट हो गया, वेजेस हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो लिखते हो, मैन्युफैक्चरिंग के केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां भी लिखते हो, वेजेस लिखते हो, फिर क्या बोलते हैं उसे, फ्रेट कैरेज वगैरह वहां भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेस मतलब जो एक्सपेंसेस हमें करना पड़ता है गुड्स को खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग टैक्स। और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल से जो है हम लोग फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ता है, मेनली लेबर वगैरह को, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर एनआरवी पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेच के हमें नेट क्या मिला। ठीक है, बेच के हमें नेट वैल्यू क्या मिला उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हम लोगों का सेलिंग प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का 200 रुपए, लेकिन हमें 10 रुपए का उस पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का नेट सेलिंग प्राइस फिर कितना आ जाएगा, 190, ये होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब है कि ये सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें और क्या खर्चा करना पड़ सकता है, उसको भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो टेक्निक है उसमें एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये फीफो लिफो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो है यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये इन्वेंट्री जो है, ये वाला जो चार्ट है ये एक बार जरूर देखना। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता है, ये हम ऑन लिखा है। ये देखो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर, ये मैंने अभी लिखवा है ये वाला चार्ट। फिर मेथड्स, मेथड्स में देखो मैंने ये वाला लिखवा दिया है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल, उसमें मैंने ये लिखवा दिया है। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल मेथड में मैंने ये चीज नहीं लिखवाया, ये तुम लोग चाहो तो ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने ये तो करवाया है। ठीक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में मैंने ये फीफो लिफो वेटेड एवरेज ये करना है। एक होता है इंटरचेंजेबल और एक होता है नॉन इंटरचेंजेबल। ठीक है, इन्वेंट्री अगर इंटरचेंजेबल है और अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर इंटरचेंजेबल है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज होता है, और अगर मतलब ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है तो हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलो हम लिखवा ही देते हैं मेरे हिसाब से। इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल
Inventory is interchangeable. Specific identification method. Historical cost method. Non-historical cost. और इसमें फीफो, ये तो लिखा था मैंने लास्ट क्लास में, LIFO एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। और नॉन हिस्टोरिकल में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड, ठीक है। तो वो चार्ट देखने का जरूरत नहीं, हम लिखवा देंगे, ये वाला करो, ठीक है, इन्वेंट्री मेथड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक दो तरीके से होता है। एक, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल है कि नहीं। अब इंटरचेंजेबल का मतलब है, जैसे पेन बनाने के रॉ मटेरियल से क्या हम लोग पेंसिल भी बना पा रहे हैं, अगर बना पा रहे तो इंटरचेंजेबल है, नहीं बना पा रहे तो इंटरचेंजेबल नहीं। या फिर अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा ये जो गाड़ी है इस पे इस तरीके का, मतलब कस्टमाइज करके, ठीक है, मुझे इस तरीके का गाड़ी चाहिए, ये सब स्पेशलिटी चाहिए, इस तरीके का चाहिए, मतलब नॉर्मली वो नहीं बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो गाड़ी खरीदे मार्केट में कोई भी और जाके बोलेगा तो उसे मिल जाएगा, मतलब सेम गाड़ी ही मिल जाएगा, मतलब इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। मतलब इंटरचेंजेबल नहीं है इन द सेंस कि अगर हम लोग स्पेसिफिक वे में कुछ बना के बेच रहे हैं, ठीक है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, तब भी वो प्रोडक्ट क्या होता है, नॉट इंटरचेंजेबल होता है, तब हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम लोग का इंटरचेंजेबल है तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में होता है फीफो लिफो एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस, और नॉन हिस्टोरिकल में होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अच्छा, अब यहाँ पर हम फीफो थोड़ा सा समझा देते हैं। एक ही एग्जांपल लेंगे, फीफो लिफो एवरेज प्राइस वेटेड एवरेज सब समझा देंगे। तो यहाँ पर फीफो, ठीक है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/1 ये डेट लिया है, परचेज हुआ है मान लो 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्स, कोई भी प्रोडक्ट है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। फिफ्थ ऑफ जैन को एट द रेट ऑफ 14 यूज करते हैं। 9th ऑफ जैन को 11 यूज करते हैं। 10th ऑफ जैन को 500 यूज, ठीक है। तो अगर मैं बोले कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ फीफो मेथड से, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास पहले 2 बॉक्स था, ठीक है, कितने रुपीस वाला, 10-10 रुपीस वाला, ठीक है। ये कब था, एक एक को, फिर हम लोगों ने 3rd ऑफ जैन को फिर से खरीदा है 3 बॉक्स, जिसका प्राइस है 12, 12 और 12। फिर हम लोगों ने 5th ऑफ जैन को खरीदा है 4 बॉक्स, जिसका प्राइस है 14, 14, 14 और 14। फिर 9th ऑफ जैन को परचेस किया है 1 बॉक्स, जो कि 11 रुपीज करके है। 10th ऑफ जैन को बेचा है हम लोगों ने 3 बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का हमें डेटा निकालना पड़ेगा, तो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर ये गोडाउन में स्टॉक आया तो फर्स्ट इन कौन सा आया, फर्स्ट ऑब्वियसली ये वाला है, उसके बाद सेकंड थर्ड, ठीक है। सॉरी, ये 9 को भी मुझे ले लेना चाहिए था,
जो भी हो यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने अगर सेल करना है और वो भी फीफो मेथड से, तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आए उसे सबसे पहले, तो 3 बॉक्स बेचना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले 10 वाला चला जाएगा, फिर ये 10 वाला चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 12 वाला चला, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये 10 10 12। तो अगर हमें पूछेगा कि फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक्चुअली हमें तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा, ये 12 वाला बचा, बाकी ये 4 14 वाला बचा, और ये एक 11 वाला बचा, ठीक है। तो 12 प्लस ये हो जाएगा, 12 प्लस 11 23, 23 और ये 14 × 4 कितना हो जाएगा, प्लस 23, मतलब ये हो गया हम लोग का 79। 12 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 11, 79। अच्छा 12, दो बचेगा, दो 12 बचेगा, तो और एक 12 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 91 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा ये 12 भी तो बच जाएगा ना, ये 3 वाला गया, 3 डब्बा गया, तो बाकी तो बच गया, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग लीफो से करें, कि लीफो में हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना है, तो लीफो मेथड से अगर क्लोजिंग स्टॉक बताना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों का जो लास्ट में डब्बा इन हुआ वो हम लोग सेल करेंगे। तो लीफो में अगर हम लोग सेल करेंगे, तो हमारा कौन सा स्टॉक सबसे पहले आउट होगा, ये वाला आउट होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, तो हमारे पास बचेगा कितना, 10 + 10 +12 + 12 + 12 +14 + 14, ये बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, प्लस ये हो गया 36, 12 3 टाइम्स और 14 28, तो ये हो जाएगा हम लोग का 84, ठीक है। तो 84 रुपीज हो जाएगा क्लोजिंग, मतलब 84 रुपीज का स्टॉक बचेगा। इसी का अगर हम लोग एवरेज प्राइस मेथड करें, तो उसमें क्या आंसर आएगा, इसी का अगर हम लोग एवरेज प्राइस मेथड करेंगे, तो सबसे पहले एवरेज प्राइस निकालेंगे कितना है। तो हमारे पास 10 रुपीज का स्टॉक है, 12 रुपीज का है, 14 रुपीज का है और 11 रुपीज का है। जितने भी प्राइस का स्टॉक खरीदे सबका एवरेज कर लेंगे, तो 10 12 14 11, 10 12 14 और 11, तो यहाँ पर हो गया 47 ÷ 4, तो ये हो गया 11.75 पर बॉक्स, ठीक है। तो इतने रुपए का हमारे पास जो है एवरेज प्राइस वाला स्टॉक है, मतलब एक एक वो सारे डब्बे जितने भी हम लोगों ने परचेज किए सबका एवरेज प्राइस इतना हो रहा है। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक पूछे, हम लोगों ने 3 डब्बा सेल किया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना सारा बचेगा, तो हम लोग के पास टोटल कितने सारे स्टॉक थे, 2 + 3 + 4 + 1 + 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 3 + 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस, 1 बॉक्सेस, उसमें से 3 बॉक्सेस सोल्ड आउट हुआ, तो 4 3 7 8 9 10 -3, यानी 7 बॉक्सेस हमारे पास पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो क्वांटिटी हो गया, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, इस एवरेज प्राइस से हमें इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो 11 ये करने से जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। तो 82.25 ये हो गया, इतने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वेटेड एवरेज वो भी बता देते हैं। एवरेज में भी ना एवरेज भी होता है और वेटेड एवरेज भी होता है, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सभी प्राइजेस का वेट लगाएंगे, तो 10 वाला जो डब्बा है वो 2 है, तो इसमें वेट 2 लगेगा। 12 वाला जो डब्बा है वो 3 है, उसमें वेट 3 लगेगा। 14 वाला जो डब्बा है वो 4 है, उसमें वेट 4 लगेगा। और 11 वाला डब्बा 1 है, इसमें वेटेज 1 लगेगा। तो टोटल डब्बा कितना है, 2 + 3 + 4 + 1, जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते हो वेटेज वाला वैसा है। तो फिर यहाँ पर हो गया 20, 36, 56 और 11, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 + 1 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 36 + 56 + 11 ÷ 2, तो ये हो गया 12 पॉइंट, ठीक है। तो ₹12.3 पर बॉक्स, ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है।
अब इसके बेसिस पे हमें वैल्यू करना पड़ेगा जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो वही सेम क्वेश्चन पे कर रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 7 जो है डब्बे बचेंगे 12.3 करके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 86.1। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा। तो वेटेड एवरेज और एवरेज में देखा जाए तो वेटेड एवरेज ज्यादा बेटर माना जाता है कंपेयर टू एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ये मैंने मेथड बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो AS2 का रूल्स है वो बताते हैं। AS2 में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी लिखा है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये हमें कैलकुलेट करके ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे कि देखो कि क्वेश्चन आने से ये सारे पॉइंट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 1, यहाँ पर बोला है सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट PQR विच आर नाइदर सिमिलर नॉट इंटरचेंजेबल। सिमिलर नहीं, इंटरचेंजेबल भी नहीं, मतलब P के जगह Q बेच देंगे, Q के बदले R बेच देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV ऑफ द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV हमें दे रखा है, हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। तो प्रोडक्ट अगर इंटरचेंजेबल नहीं है, नॉट इंटरचेंजेबल, तो हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब हमें एक एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा कि इसका तो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग AS2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो AS2 वैसे देखिए सभी में अप्लाई होता है, लेकिन इसमें कोई फीफो लीफो इस तरीके का मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरचेंजेबल में ये सारे मेथड्स लगते हैं। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में AS2 हम लोग फॉलो कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो फेज 2 में कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो ये कॉस्ट है, ये NRV है। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर यानी कि इसमें 38 हो जाएगा, ये हो गया 38, यहाँ पर हो गया 29 और यहाँ पर हो गया 14। अब इसका टोटल करने से पता चलेगा 38, 29 और 14, तो ये हो गया 81। 81 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कैसे लिखना पड़ेगा, इन्वेंटरीज आर टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV, मतलब कॉस्ट और NRV whichever is lower, इन्वेंटरीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू NRV ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। मतलब आइटम बाय आइटम बेसिस, मतलब ये वाला कि इंटरचेंजेबल जब नहीं होता है तो उसे हमें NRV तक लेके जाना पड़ता है उसके वैल्यू को, मतलब NRV उसका देखना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है कॉस्ट ज्यादा है कि NRV। तो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा, तो वही कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, यानी ये 81। लेकिन आइटम बाय आइटम होगा, एक एक PQR सभी को इंडिविजुअली चेक करके हमें देखना है। मतलब अगर ऐसा कोई कर दिया कि इसका टोटल कर लिया, ठीक है, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, फिर इन दोनों में जो लोअर है वो ले लिया, तब नहीं चलेगा। ठीक है, आइटम बाय आइटम करना पड़ता है, मतलब PQR 3 आइटम है, 3 आइटम को ही इंडिविजुअली हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छा, फीफो मेथड्स कैसे, जैसे इलास्ट्रेशन 2 में बोला है, ए मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो। ठीक है, तो कंडेंसर है, अच्छा कंडेंसर है जो रेडियो में यूज होता है। क्वांटिटी बोला है कि इतना इतना डेट को ये इतना परचेज किया है। 1600 यूनिट वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर टिल 18th डिसंबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। मेथड हमें कुछ नहीं बोला है, बट आंसर फीफो से कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग भी फीफो से कर सकते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं। इन्होंने कितना इशू किया है, 1600 18th दिसंबर तक, तो 1600 इशू किया है, तो फीफो तो सबसे पहले ये 900 इशू हो गया होगा, फिर उसके बाद 400, तो अभी तक जो है 1600 नहीं हुआ, 900 और 400 इशू हो गया। अच्छा, तो 900 और 400 हो जाएगा हम लोग का 1300 और यहाँ से और 300 इशू हो गया। ठीक है, तो 1600 हम लोग का इशू हो गया, तो बचा कितना, 200 और 800, और इसका वैल्यू कितना है, 200 इंटू 60, 800 इंटू 47। चेक करते हैं, यही हमारा फीफो का आंसर है। ठीक है,
800 इंटू 47 और 200 इंटू 60, ये मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना ही, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले जो स्टॉक खरीदा उसको पहले आउट करना है। तो पहले 4 दिसंबर वाला जाएगा 900 गया, हमें 1600 तक आउट करना है। 10 दिसंबर का 400 जाएगा, 11 दिसंबर का 300, 1600 आउट, तो बचेगा कितना 19 और 28 दिसंबर वाला 200 और 800, 2600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिफो दिया है जिसको इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाए, जिसमें टाइम लगेगा। इसको तो आज अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकते, तो इलास्ट्रेशन 3 तो नहीं कर सकते, 1 2 हो गया। अब देखते हैं कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 4। ये शायद वो क्वेश्चंस का कुछ कैलकुलेशन दे रखा है, तो यहाँ से ये भी नहीं बोल पाएंगे फिलहाल। 5th नंबर ये भी बड़ा सा करके सॉल्व किया हुआ, मतलब ये कर देंगे बट इसमें टाइम लगेगा। 6 डन, 7 भी डन है, 8 भी डन, 9 हो गया, आज ही किया हम लोगों ने, 10 भी। 11th नंबर को भी इस तरीके से किया है। ठीक है, और 12th भी। अच्छा ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को ही प्रॉपर फॉर्मेट में कर रखा है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। तो एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस और जो है एमसीक्यू वगैरह जो है वो हम लोग कर सकते हैं। आज तो अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग